ठीक है। तो हम लोग थे यहाँ पर इस ग्राफ के ऊपर। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये जो ग्राफ है ना, ये जो पहली लाइन है, ये कहती है कि x1 x2 के इक्वल है। ये चीज़ तो सबको समझ आ रही है। इक्वल होने की वजह ये है कि दोनों जो क्या कहते हैं एरिया कंज्यूम करा हुआ दोनों ने, या जो दोनों ने एरिया लिया हुआ है वो बराबर है ना। 50% इसके पास एरिया, 50% उसके पास एरिया। लेकिन अब यहाँ पर अब हम सपोज करेंगे जो हमारी लाइन है वो इससे ऊपर आ गई। ठीक है, इससे ऊपर आ गई। अब जब ये लाइन इससे ऊपर आ गई तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी और ये इक्वेशन कैसे बनी? अब आवाज अटक रही है। आवाज आ रही है, अटक रही है, ज़्यादा अटक रही है। मैं मोबाइल से फिर आता हूँ, आवाज़ ज़्यादा अटक रही है। और मुनीम कैसे हो? सलाम वालेकुम। मुनीम आवाज आ रही? हाँ, आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ क्लियर है? मैं मोबाइल से हूँ। अब क्लियर है। बीच में अटक रही थी तुम्हारी आवाज। चलो सही है। तो मैं ठीक है। बात कर रहा था कि ये जो लाइन है ना हमारी, ये x2 वाली लाइन है, ये x1 वाली लाइन है। X2 पे आ जाओ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो हमारी लाइन है ना ये बराबर है। ठीक है, ये बराबर है तो इसलिए x1 और x2 बराबर हैं। उसके बाद ये जो लाइन आ रही है ना, कि हम सपोज करें कि ये जो हमारा स्लोप है ये एक्सीड कर रहा है, तो ये जो इक्वेशन आ रही है ना ये ट्रांसफॉर्मेशन से आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें गिवन है, तो ये चीज़ याद रखनी है हमने कि जब हमारी लाइन एक्सीड करेगी तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी हमें, ये वो लिखी गई है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी मैं ऊपर वापस दिखा देता हूँ, तो ये उसी से आया है। ये थी ना लाइन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन थी। ठीक है, अब अगर तुम इसको चेंज करो थोड़ा सा फॉर्म, वहाँ पे हमारी वैल्यू लिखी हुई थी x2। ठीक है, हम मतलब समझो कि x2 को हमने ऊपर कर दिया और x1 को हमने नीचे कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे y भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/y, और उसके बाद x1 उधर चला जाएगा तो x2 की हमें वैल्यू मिल जाएगी x2 इक्वल टू x/y, x1/y। तो ये इसी तरह हमने वो इक्वेशन ड्राइव करी उस लाइन की ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। अब ये जो कोई अगर बोले कि यार ये किस तरह ही, तो उसको मैं यही बोलूँगा कि भाई जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है उसी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हमने जो हमारी ग्राफ्स हैं या स्केचिंग है उधर यूज़ करनी है। तो ये हमने उसी तरह यूज़ करी है। उसके बाद हम आगे आते हैं, तो आगे आते हैं तो हमें ये लिमिट मिल रही है। तो लिमिट हमें इस तरह मिल रही है कि x2 की जो लिमिट 0 से 1 तक है। अब 0 से 1 तक इस तरह है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमने इस शेडेड रीजन के लिए काम करना है।
तो x2 0 से लेकर 1 तक आएगा, मतलब ये वाली लाइन जो है ये यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। तो x2 की वैल्यू 1 तक जा रही है, लेकिन x1 की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर यहाँ तक जा रही है। अब x1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y जो रेसिप्रोकल में उधर जाके प्रोडक्ट हो जाएगा, तो y x2 आ जाएगा। तो x1 की जो अपर लिमिट आ रही है वो आ रही है y x2। तो इस तरीके से हमने x1 की अपर लिमिट निकाल ली। अब जॉइंट पीडीएफ हमने लिखा, जॉइंट पीडीएफ में 16 कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, लिमिट्स हमने वहीं से देख के लिखी और हमने उसको इंटीग्रेट करा और सॉल्व करा, तो हमें ये वैल्यू मिल गई केस 1 के लिए। अब केस 2 की अगर हम बात करते हैं, केस 2 के अंदर ये बोला जा रहा है कि जो हमारा स्लोप है वो यहाँ पे आ रहा है। मतलब देखो, मैंने जो अपने लिहाज से समझा है स्लोप को या इस डायग्राम को, वो ये समझा है कि ये जो एक लाइन है ना, ये सेंटर की जो लाइन है जहाँ पे ये दोनों बराबर है, ठीक है, वो तो एक लाइन है एक आइडियल, मतलब हम समझते हैं कि यार बराबर है। लेकिन हमारे पास दो केस आएंगे ना, एक केस आएगा कि या तो लाइन इसके नीचे चली जाए या तो लाइन इसके ऊपर चली जाए। अब ऊपर चली जाएगी तो क्या पीडीएफ बनेगा या क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो हम निकाल चुके हैं। अब नीचे चली गई तो उसके लिए ये है। अब नीचे चली गई तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो गई। लिमिट ऐसे चेंज हो गई कि यहाँ पे x1 जो 0 से 1 तक रहा, 0 से 1 तक रहा, क्योंकि ये लाइन यहाँ से और नीचे भी आ सकती है। मतलब ये है इस दफ़ा शेडेड रीजन है हमारा, ठीक है। तो 0 से यहाँ तक आ गई, तो मतलब x1 जो है वो 0 से 1 तक रहा, और जो x2 है वो कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, जो हमारा x2 शुरू हो रहा है ना, वो शुरू हो रहा है यहाँ से, यहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू नहीं हो रहा, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इस वजह से x2 की जो वैल्यू हमने निकाली ये भी ट्रांसफॉर्मेशन से ही निकाली है, ठीक है। और x2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ तक आ सकती है, वो आ सकती है 1 तक। मतलब ये लाइन यहाँ तक, इससे नीचे है ना, तो इससे नीचे अगर हम बोलें कि यार ज़रा सा फ़र्क है तो हम राउंड ऑफ करके 1 ही कंसीडर करेंगे। तो इसलिए जो x2 की मैक्सिमम वैल्यू है 1 होगी। अब इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे जॉइंट पीडीएफ को लिमिट्स अप्लाई करके, तो इसका जो हमें पीडीएफ मिलेगा वो ये मिलेगा। तो अब हमने यहाँ पे जो एंड में अपना रिजल्ट बनाया वो इस तरह बनाया कि पहले केस के लिए हमारा ये स्लोप आया, दूसरे केस के लिए हमारा ये स्लोप आया, ये जो दूसरे केस का स्लोप लिखा हुआ ये, और पहले केस की जो लिमिट थी हमारी वो 0 से 1 थी और दूसरे की 1 से इन्फिनिटी, जो हमने शुरू में ही बताई गई थी। अब ये जो आया है ये स्मॉल f आया है, ये आता है पीडीएफ से, मतलब इसका डेरिवेटिव लेके, तो डेरिवेटिव हमने लिया तो हमें इसका पीडीएफ भी मिल गया। उसके बाद अगर हमें मीन और वेरिएंस निकालने को बोल दिया जाए, तो जो हमारा पीडीएफ आया था ना उसी की मदद से हमने मीन और वेरिएंस निकाल लेना है। तो मीन निकालने का तरीका हमें पता है, वो ये है कि फंक्शन जो हमारा आया fy का, ये फंक्शन आया ना हमारा, ठीक है, इस फंक्शन पे हमने बस एक y मल्टीप्लाई करा देना और जो लिमिट है, अब देखो ये जो फंक्शन है ना पीस वाइज फंक्शन बन रहा है। पीस वाइज फंक्शन कहलाता है कि हमारी जो लिमिट है ना वो इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई होती है, कि 0 से 1 और फिर 1 से इन्फिनिटी। तो ये पीस वाइज फंक्शन है, और जब पीस वाइज फंक्शन होता है तो वहाँ पे हमारी डबल इंटीग्रेशन होती है। मिसाल के तौर पे ये कि पहली लिमिट ये थी तो उसका फंक्शन ये था, दूसरी लिमिट ये थी तो उसका फंक्शन ये था, तो दो लिमिट अलग अलग आ गई। और मीन निकालने के लिए हमें y मल्टीप्लाई कराना होता है, मतलब जो भी हमारा वेरिएबल है, अगर x होता तो हम x कराते, y है तो y। तो हमने इसको सॉल्व करा तो हमें मीन भी मिल गया जो कि ये आया। अब वेरिएंस निकालने के लिए हमने वही पीस वाइज फंक्शन में e(x²) निकालेंगे हम, तो वो भी हमारा निकल जाएगा। और फिर वेरिएंस का फॉर्मूला जो है वो ये फॉर्मूला है वेरिएंस का, इस फॉर्मूला में वैल्यू डाली तो हमें वेरिएंस मिल गया। अब वेरिएंस जो वो माइनस में भी आ सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ये नेगेटिव क्यों आया, और हमारा क्या कहते हैं, हाँ माइनस में आ सकता है, कोई इसमें इशू की बात नहीं है। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं 4.7 पे। तो 4.7 के अंदर हमें दो रैंडम सैंपल दिए गए हैं और पीडीएफ दिया गया है, और ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो दो दी गई हैं। तो दो जहाँ फंक्शन दिए गए हैं, फंक्शन एक ही है। अच्छा यहाँ पे ना फंक्शन दो होते हैं, लेकिन
इस तरह होते हैं कि तुम्हें शुरू में बोल दिया जाए x1 x2, अगर यहाँ पे x3 भी लिख दिया जाए या हमें तंग करने के लिए टीचर दे दें तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक और फंक्शन बना देना होगा और प्लस 3 लिख देंगे आगे। तो हमने 2 फंक्शन लिख दिए। पीडीएफ हमें पता है कि यार जॉइंट पीडीएफ कैसे आती है, दोनों का प्रोडक्ट होता है, हमने जॉइंट पीडीएफ निकाल ली। उसके बाद हमने ग्राफ बनाया, ये स्केचिंग करी। स्केचिंग में हमें जो केस दिया गया था उस केस के ऊपर आते हैं। सवाल में हमें क्या केस दिया गया था? पहला केस था ये x/2 1/2, ये केस था, ठीक है। अब इस केस को जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये फॉर्म बनेगी। मतलब वो ये था ना, x1 अपॉन x2, और अगर हम इसको उस साइन को इक्वल करके 1/2 कर दें, अब हमें चाहिए x2, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, x2 को हम ऊपर कर देंगे और उधर 2 भी ऊपर हो जाएगा, और जब x1 जो है वो नीचे आएगा ना, इसके ये वाला यहाँ, तो x1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आएगी ये वाली, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से हम लिमिट बनाएंगे। अब देखो ये जो वैल्यू आई ना, हमें पता है कि स्लोप हमें डायरेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे स्लोप ऐसे मिल रहा है कि देखो, स्लोप होता है कि अगर ये लाइन यहाँ पे लाया कर रही होती, ठीक है, तो ये क्या होता है, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x1 होता। लेकिन अगर ये लाइन ज़रा सी ऊपर गई और ऊपर जाने की वजह से इसमें जो चेंज आया जो कि 2 का है, 2 ये यहाँ पे y का काम करेगा। y जो है ये स्लोप कहलाता है। तो ये 2 हमें डायरेक्टली यहाँ से देख के हमें पता लग गया कि स्लोप है हमारा। अब हमने लिमिट्स बनाई। ये ए वाई जो साइन होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि हम लिमिट बता रहे हैं, और लिमिट किसकी बता रहे हैं, रैंडम वेरिएबल की। जो ये वेरिएबल हमारे दो हैं, x1 और x2। अब लिमिट हम कैसे बताएंगे, ऊपर वाले ग्राफ को ही देख के, और ग्राफ के ही नंबर हैं पेपर में। ऐसे बताएंगे कि भाई देखो, x1 की जो लिमिट है वो कहाँ तक जा रही है। x1 की जो लिमिट है ना, वो 0 से लेकर 1 तक तो नहीं जा रही, मतलब 1 तो ये लाइन जो ऊपर जा रही है। भाई देखो x1 जो है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो x1 की जो लोअर लिमिट है वो, बल्कि नहीं, 0 से शुरू हो रहा है। x1 की जो लोअर लिमिट है वो 0 से शुरू हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो x1 की जो लोअर लिमिट है 0 से शुरू हो रही है और जा कहाँ तक रही है, यहाँ तक रही है। तो हम x1 कैसे निकालेंगे, 2 को उधर डिवाइड कर देंगे x2 के साथ, तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो फिर वैल्यू आ गई x2/2। और जब हम x2 की बात करेंगे तो x2 होगा 0 से 1 तक, क्योंकि जब हम ऊपर ग्राफ में देखेंगे तो 0 से 1 तक ही जाएगा, वो मैक्सिमम जा रहा है। तो हमें दोनों की लिमिट्स मिल गई। लिमिट्स मिलने के बाद हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करी। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू मिल गई है 1/8। किसके लिए, पहले वाले फंक्शन के लिए। पहला वाला फंक्शन हमारा क्या था, पहला वाला फंक्शन जो था वो ये था x1/x2 1/2। अब ये जो सवाल अगर पेपर में आया तो मेरी नज़र में 20 नंबर का आएगा ये। उसकी वजह है कि यहाँ पे 2 सवाल हैं, ये एक सवाल नहीं है, 2 सवाल हैं। क्योंकि एक हमने इसके लिए करा, अब हम एक इसके लिए करेंगे, तो हम अगले वाले के लिए करते हैं। और इस सब्जेक्ट में मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अगर मैं एक्चुरियल मैथ्स कर रहा था तो उसमें एक चैप्टर जो था 15-20 मिनट में ख़त्म हो गया था, लेकिन इसको हम कर नहीं सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं। अब हम इसके ऊपर आ गए, ये हमें गिवन था सवाल में। अब इसकी मदद से हमने x2 की वैल्यू निकाल ली। जब हमें x2 की वैल्यू मिल गई, अब ऊपर सवाल में हमें लिमिट दी गई थी, लिमिट दी गई थी कि 0 से इन्फानाइट वाली, ठीक है। अब हमने करा क्या, करा हमने ये कि हमने बोला कि x1 0, x2 इन्फानाइट, x1 1। अब ये जो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, सारी वैल्यूज़ आ ऐसे रही हैं कि ये तुम्हें फंक्शन नज़र आ रहा है ना, ये वाला, इधर तुमने x1 की डिफरेंट वैल्यू डालनी है। डिफरेंट वैल्यू डाल के देखना है कि तुम्हारा आंसर क्या आता है। अब इस जगह पे मैंने x1 की जगह वैल्यू डाली 0,
तो x2 की वैल्यू आती है इनफाइनाइट, फिर 1 डाली तो 1/4 आती है, फिर 1/4 डाली तो 1 आती है, फिर 1/2 डाली तो 1/2 आती है। इस तरह करके डिफरेंट वैल्यू डाल के मुझे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि पता चल गया कि मेरी रेंज क्या है, मतलब ये कि मेरी लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है, तो वो हमें पता चल गया। जब वो पता चला, अब वो देखो 1/4 था ना, 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, 0.25। वैसे तो मैं डायरेक्टली भी बता सकता था कि यार 0.25 है, तो जो हम ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे वो इस तरह करेंगे कि 0.25 है मतलब 25%, 50%, 75% और 100% मतलब 1, जो हाईएस्ट वैल्यू 1। इस तरह दोनों तरफ हमने प्लॉटिंग कर दी। लेकिन अब ये जो हमारे कर्व बन रहे हैं ना, ये कर्व बन ही ऐसे रहा है कि जो हमने x की वैल्यू पुट करी, अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट करी, ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या आई, और अगर हमने ये पुट करी तो उस हिसाब से कर्व बन रहा है। अब मैं बोलूँगा कि यार हमने कर्व बना लिया उसी डेटा को देख के जो हमने ऊपर काम करा। दूसरी बात है कि इन्फिनिटी को हमने इग्नोर कर देना है। इन्फिनिटी ग्राफ के अंदर हम कभी प्लॉट नहीं करते। इन्फिनिटी उधर भले आ रही है लेकिन हमने इन्फिनिटी नहीं करनी। अब हमने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट करने। टेस्ट पॉइंट से हमें क्या पता चलता है? टेस्ट पॉइंट से हमें पता चलता है कि जो हमारा ग्राफ है वो लाई कहाँ पे कर रहा है। मतलब ग्राफ तो हमें पता चल गया, जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू जिसे कहते हैं वो कहाँ पे लाई कर रही है। अब वो लाई दो जगह पे कर सकती है। पहली जगह तो ये जो मैंने शेड करा हुआ है जहाँ पे कर रही है, और दूसरी जगह के जहाँ पे मैंने शेड नहीं कर। अब मुझे कैसे पता चला कि जहाँ मैंने शेड करा हुआ है वहाँ पे लाई कर रही है? मुझे ऐसे पता चला कि मैंने टेस्ट करा। अब उस टेस्ट को कहते हैं टेस्ट पॉइंट। मैंने करा है कि मैंने 1 और 1 पे पॉइंट रखा, मतलब ये कि मैंने x2 की वैल्यू 1 रखी और x1 की भी वैल्यू 1, तो मुझे वैल्यू मिलती है 1 ग्रेटर देन 1/2, 1 ग्रेटर देन 1/4। इसका मतलब ये कि ट्रू है, क्योंकि देख के पता चल रहा है कि ग्रेटर देन का साइन कह रहा है कि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो ये ट्रू है, ये सच ऐसा ही है। लेकिन जब हम चेंज करते हैं, चेंज ऐसे करते हैं, हम क्या करते हैं, x1 की वैल्यू हम रखते हैं 1 और x2 की वैल्यू हम रखते हैं 0, तो यहाँ पे गलत बात बोल रहे हैं। गलत इस तरह बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है 0 जो है वो बड़ा है 1/4 से, जो कि गलत है, इसलिए हमने लिख दिया फॉल्स। तो 1 और 1 पे हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, 1 और 1 पे। अब देखो 1 और 1 कहाँ पर है, देखो 1 यहाँ पर है, यहाँ पर है, और एक 1 वहाँ पर है। तो जो मतलब ये कहता है कि ये जो उससे ऊपर का एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है ये, इसके लिए हमें काम करना है, नीचे वाले एरिया के लिए हमने काम नहीं करना। इससे ये हमें पता चला। अब काम हमने इस तरह करना है कि जो लिमिट्स ही हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, उन लिमिट्स को लगा के इंटीग्रेट हमने करा और हमने इसको सॉल्व करा, तो हमें वैल्यू मिल गई ये, तो हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाता है। अब हम आ जाते हैं अगले सवाल पे, जो कि आता है 4.13। अब इस सवाल के अंदर हमारे पास वेरिएबल हैं दो, पीडीएफ एक है, लिमिट है, ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, और हमें बोला जा रहा है दो चीज़ें मालूम करने को। पहली चीज़ बोली जा रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मालूम की जाए, दूसरी बोली जा रही है पीडीएफ ऑफ वाई मालूम करी। तो ये दो चीज़ हमने मालूम करनी है। तो फंक्शन ऑफ एक्स जो है, जो कि हम 1/2 है, वो हमने लिखा। फिर एक्स आई फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिखा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए लिखा क्योंकि ये सवाल में गिवन था। देखो सवाल में गिवन जो है नाम से नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हमें पीडीएफ को देख के आइडिया हो गया, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ना, 1/b-a, b-a ये होता है। तो अब यहाँ पे देखो ये a है और ये b है, तो जब हमने b माइनस क्या करा तो 2 ही आया है ना। तो एक तरीके पे हमें लिमिट को देख के जज भी करना आना चाहिए कि लिमिट और फंक्शन को देख के हम बता दें कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने ये कर लिया।
हमने फिर ये बताया कि एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और हमें पिछले सवालों की तरह ये बात बोली गई थी कि यहाँ 2 रैंडम वेरिएबल हैं, x1 और x2। सवाल से हमने देखा, तो ये देखने के बाद हम आगे आए, हमने फिर 2 फंक्शन लिख दिए। फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं आया, जो हमारा फंक्शन था वैसे ही आया, बस यहाँ पे 1 और 2 कर दी, फिर 2 अलग अलग फंक्शन हैं, और जो लिमिट है वो भी हमें गिवन थी सवाल में, जो हमने लिखी। जॉइंट पीडीएफ हमें निकालने आती है। जॉइंट पीडीएफ होता है प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट हमने कर दिया, हमें जॉइंट पीडीएफ मिल गई। उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वो गिवन थी, उस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हमने लिखा कि यूजिंग CDF टेक्निक, और ये CDF टेक्निक की सेम रिप्रेजेंटेशन है, और ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिख दी। उसके बाद हमने लिखा कि हमने जॉइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करना है। अब ए वाई जो लिमिट है, लिमिट हमने कैलकुलेट करनी है। लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमें स्केचिंग की तरफ जाना पड़ेगा। अब स्केचिंग हमने ऐसे करी जैसे कि हम पिछले सालों में करते आए। स्केचिंग करने के लिए हमें पता है कि हमारी जो लिमिट है x1 की वो 0 से 2 तक है, तो ये 0 होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और ये 2, और ये भी 2। अब हमने क्या करा, एक स्लोप ड्रॉ कर दिया, और हमने बोला x1 + x2 = y, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में हमें गिवन था, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है वो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, और यहाँ पे हमने क्या करा, y को डिवाइड करा दोनों साइड्स पे, तो वहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे ये आ गया। अब ये एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाती है, जिसके अंदर a और b हमारा स्लोप का काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे भी क्या करा, टेस्ट करा ट्रू और फॉल्स वाला, वही के पता लगाने के लिए कि यार हमने लाइन तो ड्रॉ कर दी, लेकिन हमारा जो एरिया जो हमने कैलकुलेट करना है वो लोअर है या अपर है। तो लोअर एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने करा ये कि हमने यहाँ पे पॉइंट डाले 0 0 वाले, तो ये ट्रू हो गया। तो उसका मतलब है कि 0 से लेकर यहाँ तक, उससे पीछे वाले पॉइंट हमने उसके लिए काम करना है। उसके बाद हम आगे आते हैं, हमने पे 2 2 डाले, मतलब मैक्सिमम रेंज, और उसमें हमारा फॉल्स है, तो उसका मतलब है हमने मैक्सिमम रेंज के लिए नहीं करना, हमने नीचे से शुरू करना है। उसके बाद ये जो बना हुआ है हमारा स्केच, ये स्केच हमारा इसी तरह है कि वही ऊपर वाला स्केच है ये, ठीक है। और इस स्केच की मदद से हमने लिमिट्स निकाली। लिमिट्स हमने ऐसे निकाली कि यहाँ पे हमने करा ये कि x1 + x2 हमने करा y के बराबर है, तो जो x1 है, x2 है जब 0 होगा, ठीक है, जब x2 0 होगा तो x1 y के बराबर होगा, तो x1 की जो अपर लिमिट है वो y हो जाएगी, और x2 की लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, जो कि 0 यहाँ पे लाया करता है। और इसी तरह x2 की जो लोअर लिमिट है वो 0 है, और x2 की जो अपर लिमिट है वो हमने ट्रांसफॉर्मेशन से निकाली। ऐसे निकाली कि x2 = y, और x1 जो उधर जाके माइनस का हो गया, तो x2 की हमने लिमिट निकाल ली। फिर हमने दोनों लिमिट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करके लिख दिया। रिप्रेजेंट करके लिखने के बाद हमने इंटीग्रेट करा। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा पीडीएफ आ गया। पीडीएफ आ गया हमारा, तो हमारे सवाल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। ठीक है, मैं आ गया, 1 मिनट के लिए मैं गया था। तो अब हम एग्जाम्पल के ऊपर आ जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमें ना सवाल पेपर में इस तरह करता है कि टू फाइंड द सम ऑफ द 2 पॉइसन रैंडम वेरिएबल्स।
दो पॉइसन रैंडम वेरिएबल का हमने सम निकालना है। तो हमें यहाँ पे कोई पॉइसन का फॉर्मूला नहीं लिखा दिया गया। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। पॉइसन का फॉर्मूला क्या है? ए की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर एक्स और नीचे एक्स फैक्टोरियल। अब यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल बोले गए थे सवाल में, दो बोले गए थे पर ये एग्जांपल है एक्स, ये आई कॉमा करके ना, और यहाँ पे लिखा हुआ भी कि फाइंड द पीडीएफ ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस x1 प्लस x2। तो हमने दो लिखे फॉर्मूला, ज्वाइंट पीडीएफ हमने निकाले इनका प्रोडक्ट करके, तो बेसिस सेम थी दोनों में, तो पावर ऐड हो गई लेमडा 1 लेमडा 2। और उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन थी उस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने लिखा, और यहाँ पे हमने एक चीज़ सपोजिशन का काम करा। सपोज करा कि y2 इक्वल टू x2, और इन्वर्स हमने निकाला। इन्वर्स हमने इस तरह निकाला x2 इक्वल टू y2, x1 इक्वल टू y1 माइनस 1। इन्वर्स में यार होता ये है कि जैसे हमारे दो वेरिएबल है ना x1 और x2, तो इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे कि हमने सपोज करना होता है किसी एक वैल्यू को, जो कि हमने करा ये y2 इक्वल टू x2, और फिर x2 की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, तो हमें x1 की वैल्यू मिल गई। तो हमें x1 की वैल्यू मिल गई। फिर ज्वाइंट पीडीएफ हमने निकाला। ज्वाइंट पीडीएफ के लिए लिमिट मतलब जो वैल्यू हमें मिली थी x1 की और x2 की वो लिखी यहाँ पे। और उसके बाद हमने करा ये कि पिछली इक्वेशन में जहाँ जहाँ x था उसकी जगह हमने वैल्यू डाल दी। ये देखो y1 माइनस y2 मतलब x2 की x1 की जगह और ये x2 की जगह y2 डाल दी। फिर उसके बाद हमने करा ये कि मार्जिनल ऑफ y1 निकाला। मार्जिनल ऑफ y1 निकालने के लिए हमने कराई कि y2 को हमने 0 रखा और y1 हमारा अपर लिमिट था। तो यहाँ पे हमने स्टेप लिया कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय x1 y1 फैक्टोरियल हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, और जो हमारी ऊपर वैल्यू आ रही थी ये वाली वैल्यू हमने वैसे ही लिखी। और ये जो हमारा e था ये वाला, ये हमने बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि e एज अ कांस्टेंट काम कर रहा है, समीशन पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती। उसके बाद ये जो y1 फैक्टोरियल है ये भी कॉमन बाहर ले लिया हमने, और ये एक पूरी फॉर्म बन गई। अब इस पूरी फॉर्म के अंदर हमने करा ये कि ये कम्बिनेशन का फॉर्मूला बन गया। कम्बिनेशन का फॉर्मूला बन गया ये पूरा फॉर्मूला कम्बिनेशन का है कि y फैक्टोरियल y माइनस y2 फैक्टोरियल और y फैक्टोरियल। तो कम्बिनेशन करके हमने लिख दी और वाली फॉर्म वैसे ही लिख दी। अब हमने बोला कि ये बाइनोमियल थ्योरम बन गया है, जो कि हमने मैट्रिक या इंटर में पढ़ा था। वो थ्योरम ये कहते हैं कम्बिनेशन आ जाए और एक वैल्यू a आ जाए और एक b आ जाए और एक सबमिशन आ जाए, तो उसको हम लिखते हैं a प्लस बी की पावर n। तो हमारा जो a और b था वो हमने लिखा और उसकी पावर n करके हमने लिख दिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वही वैल्यू है जो हमारी लिखी गई थी। यहाँ पे हमने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करा। हमने बोला कि यार ये दो लैम्डा है ना, इनको एक कर दो। हमने एक कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने बता दिया कि वो सब करने के बाद हमारा दोबारा पॉइसन का फॉर्मूला ड्राइव हुआ। तो हमने लिख दिया कि द सम ऑफ द टू पॉइसन रैंडम वेरिएबल इज आल्सो अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिस्पेक्टिव पैरामीटर। तो वो पॉइसन ही दोबारा आया, तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। तो अगर हम वापस ऊपर जाके देखें हुआ क्या है, हुआ यही है कि बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाया हमने a प्लस बी की पावर n। तो अगर हम यहाँ पर आए तो ये हमारा a था, ये हमारा b था, इन दोनों को हमने ऐड करा और n पावर लगा दी। लेकिन अगर हम ऊपर आते हैं y f y, ठीक है, हम अगले सवाल के ऊपर आ जाते हैं। अब ये सवाल है 4.21। इस सवाल के अंदर जो है हमें रैंडम वेरिएबल दो दिए गए हैं और जॉइंट पीडीएफ दी गई है y की, और हमें बोला जा रहा है कि मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y1 हमने निकालनी है, और हमें हिंट के तौर पे एक फॉर्मूला दिया गया ये वाला। अब डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें सवाल में गिवन है, तो इसलिए हमने
बायनोमियल का फॉर्मूला लिख दिया, और उस फॉर्मूले के अंदर हमने 2 बार लिखा, 2 बार हमने फॉर्मूला लिखा बायनोमियल का, क्योंकि वजह ये थी कि 2 रैंडम वेरिएबल थे हमारे। 2 बार फॉर्मूला लिख दिया हमने, और फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशन जो थी हमारी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी, और उसके इन्वर्सेस हमने निकाले, और हमने बोला कि जॉइंट पीडीएफ जो है वो उन दोनों का प्रोडक्ट है, तो हमने उन दोनों का प्रोडक्ट निकाला। और फिर हमने बोला कि मार्जिनल ऑफ y1 जो है वो इस तरह आया है कि मार्जिनल में y2 को हम 0 कहते हैं, क्योंकि हम y1 का मार्जिनल निकालें, और वही जो जॉइंट पीडीएफ आया ऊपर जो लिखा है ये वहाँ पे था। उसके बाद वहाँ से हमने वैल्यू लिखी पूरी। अब वो जो वैल्यू है ना, वो ऊपर वाला जो हमें एक फॉर्मूला गिवन था, जो हमें ये फॉर्मूला गिवन था, इस फॉर्मूले से लिखी गई दी गई है वैल्यू, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अब हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारी ये फॉर्म बन गई, और अब यहाँ पे हमने लेट करा n को, जिस तरह हमने पिछले सवाल में करा था पॉइजन वाले में सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हमारी ये फॉर्म बन गई। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। उसके बाद हम इस प्रॉब्लम की मिस ने एक्सटेंशन हमें होमवर्क के लिए दी गई थी, इस एक्सटेंशन में हमने कुछ नहीं करना, बस 3 वेरिएबल के लिए काम करना है। तो ये बिल्कुल सिमिलर है उसी की तरीके से, तो ये भी सब कर सकते हैं। हम आ जाते हैं 4.15 पे। अब 4.15 में हमें पीडीएफ दिया गया है, लिमिट दी गई है, और हमें फंक्शन दिए गए 3 फंक्शन का हमने जॉइंट पीडीएफ निकाला, जॉइंट पीडीएफ आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन थी, ट्रांसफॉर्मेशन पीडीएफ टेक्निक हमने लगाई। उसके बाद हमने इंटीग्रेट करा। अब यहाँ पे हमने पिछले सवालों की तरह लेट करा वाई बी द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, और हमने उसी तरह रिप्रेजेंट कर दिया वाई को। उसके बाद हमने वहीं उसी तरीके से पिछले सवालों की लॉजिक से हमने लिमिट लगाई, लिमिट लगाने के बाद हमने इंटीग्रेट करा, और हमने इस सवाल को सॉल्व करा, तो हमें वैल्यू मिल गई पीडीएफ मिला, फिर इसका डेरिवेटिव लिया तो हमें पीडीएफ मिल गया, तो हमें ये सवाल भी हमारा हो गया। हाँ, वो जो हिंट वाला फॉर्मूला है ना, वो एक्सटेंशन में यूज हुआ है। देखो ये हिंट इधर दी गई थी ना, देखो ये हिंट वाला फॉर्मूला है ना, ये एक्सटेंशन में यूज हुआ है, लेकिन थोड़ा सा शायद चेंज हो, लेकिन हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो हिंट वाला फॉर्मूला चेंज हो गया थोड़ा सा, क्योंकि ना यहाँ पे एक नया वेरिएबल आ गया, मतलब 3 आ गया। पहले वाले में जो हमने यूज़ करा था ना पिछले सवाल में, वहाँ पे सिर्फ ये था n1 और n2, ये 2 था, और वहाँ पे समझो एक ही हटा दो, ये था। लेकिन अब जब हमने 3 के लिए करा, सेम एग्जैक्ट हुआ है काम। जब तुम लोग 1 वाला कर लोगे तो एक्सटेंशन में बस तुम्हें पीडीएफ तो मैंने वैसे ही सेंड करी हुई है, तो देख लोगे ये फॉर्मूला बस ज़रा सा चेंज हुआ है, मेथड बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो इस वजह से मैं टाइम सेव करने के लिए इसको नहीं बताया। अब हम आ जाते हैं सवाल पे। हाँ, लास्ट सवाल है शायद ही। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पास पेपर का सवाल। तो इस सवाल के अंदर तुम्हें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का दी गई है, और उसके अंदर तुम्हें उसकी ए और बी दिया गया, जो कि 0 और 1 है। तो तुमने फंक्शन खुद निकाल लिया इसका, b माइनस ए करके फंक्शन इसका 1 आ गया। उसके बाद जब फंक्शन आ गया तो तुमने लिख दिया कि भाई 2 वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल यहाँ पे आई करके बताए गए हैं सवाल में, तो दोनों वेरिएबल के लिए हमने लिख दिया। और जिस तरह पिछले सालों में जॉइंट पीडीएफ निकालते हैं, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करके हमने निकाला, हमारा 1 ही आया। ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वो सवाल में हमें गिवन थी, वो ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिख दी। फिर इन्वर्स निकाले कैसे जाते हैं, इन्वर्स ऐसे निकाले जाते हैं कि हमने एक बार x1 की वैल्यू निकाली और एक बार x2 की वैल्यू निकाली, तो हमने वो निकाल लिया। उसके बाद अब यहाँ पे जैकोबियन निकाल लें। अब जैकोबियन का कॉन्सेप्ट इस सवाल में था। जैकोबियन में होता ये है कि जो तुम्हारा x1 है ये, इसका तुमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y1, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू y1 का मतलब ये है कि तुम जो y2 है ना, वो तुम्हारा हो जाएगा 0, और y1 क्या होगा, 1 होगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है।
और इधर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x1 रिस्पेक्ट टू y2 तब भी 1/2, तो सब में 1/2 आ रहा है। लेकिन जब हम x2 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन है ना, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू माइनस की आएगी। और अब जब हम मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं AD माइनस BC करके, तो ये वैल्यू आएगी -1/2। तो उसके बाद हमने करा ये जॉइंट PDF निकालने के लिए। पर इन सवालों में ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ना यहाँ पे जैकोबियन मल्टीप्लाई होगा जॉइंट PDF से। तो जॉइंट PDF तो 1 थी, जैकोबियन हाफ आया था, तो हमें जॉइंट PDF मिल गया जैकोबियन के मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2। अब उसके बाद हमने करा ये कि रीजन हमने निकाला। रीजन ऐसे निकाला कि वही डिफरेंट वैल्यूज पुट करते गए 0 1 दोनों की ना, x1 और x2 की, और दोनों हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन सवाल में गिवन दी। दोनों की हमने ओवरऑल रेंज निकाल ली। ठीक है, दोनों की ओवरऑल रेंज निकाल ली तो हमने बताया कि भाई x1 की ओवरऑल रेंज 0 से 2 है, और मतलब y1 की 0 से 2 और y2 की -1 से 1 है। ठीक है, और x1 और x2 की तो सेम थी, हमें पता था। अब हमने करा कि x1 की जगह ये वैल्यू डाल दी जो हमारी थी पीछे ही, और x2 की जगह उसकी वैल्यू डाल दी। और ये जो वैल्यूज़ है ना, ये सारी जो चारों वैल्यूज़ आई हैं ये वहीं से आई हैं, मतलब 0 और 1 और 0 पूरी। तो उसके बाद हमने ना एक फाइनल कंक्लूजन के तौर पे ये बताया कि हमारी लिमिट्स किस तरह बन रही हैं। एक 0 से 2 बन रही है, -1 से 1 बन रही है, इस तरह ये वहीं से लिमिट दी गई हैं सारी। और ना एंड में हमने ये डायमंड के तरह का एक स्केच कर देना है। ठीक है, अब ये जो स्केच है ये इस तरीके से हुआ है। देखो यहाँ से हमने वैल्यूज निकाली थी ना। यार मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, मैं मीटिंग दोबारा करता हूँ ताकि सवाल डिटेल में बता सकूँ, क्योंकि पास पेपर का सवाल